सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के महत्वपूर्ण शीर्षक पद परिचय पढ़ेंगे, जो कक्षा 10 में ज्ञान की दृष्टि से भी और परीक्षा की दृष्टि से भी दोनों तरह से महत्वपूर्ण है। और ये कक्षा न केवल कक्षा 10 के लिए बल्कि कक्षा 8 और कक्षा 9 जो विद्यार्थी पद परिचय को पढ़ेगा, आगे जाकर यह आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि जब हम कक्षा 8 और 9 में ही इसका अभ्यास कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कक्षा 10 में हमें दिक्कत नहीं आएगी। ये थोड़ा सा अन्य टॉपिकों से थोड़ा सा हार्ड है ये, तो कक्षा 8 और 9 के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कक्षा 10 के लिए है। तो चलिए हम अब पद परिचय से स्टार्ट करते हैं। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। कोई शब्द, जैसे ये राम है, तो ये नाम भी हो गया, ये संज्ञा भी हो गई। लेकिन राम आम खाता है, तो इसका प्रत्येक शब्द है वो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्यों? क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त हो गया। वाक्य में प्रत्येक शब्द सार्थक वाक्य होता है, उसमें प्रयुक्त प्रत्येक शब्द क्या होता है? उसे पद भी कहते हैं। अब शब्द जैसे क है, इसको क हमने बोला क, तो ये ध्वनि हो गई, लेकिन इसका लिखित रूप क्या हो गया? ये वर्ण हो गया। ठीक है, वर्ण हो गया। और वर्ण से ही क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। जैसे ये कोई वर्ण है, ये मैं भी वर्ण है, ले भी वर्ण है, और इसको हम मिला देते हैं तो ये कमल हो गया। तो ये क्या हो गया? पहले ये वर्ण थे और वर्णों से मिलकर क्या बना? ये शब्द हो गया। और जो ये शब्द है वाक्य में जब प्रयुक्त हो जाता है, जैसे ये कोई शब्द है मैं राम, ये राम वाक्य में प्रयुक्त हो गया यहाँ, तो वाक्य में प्रयुक्त होते ही ये क्या बन गया? पद बन गया। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। और इस पद का परिचय देना ही क्या है? पद परिचय है। तो देखिए, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तब वह पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होते ही क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे ये राम था, राम ये शब्द है, यहाँ शब्द है एक राम, और लेकिन ये वाक्य में प्रयुक्त हो गया तो क्या बन गया? पद बन गया। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य में अब ये राम है, राम संज्ञा है या सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, एक वचन है या बहुवचन है, इस तरह से इनका परिचय देना ही क्या है? पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय का अर्थ है, व्याकरणिक परिचय का अर्थ है वाक्य में प्रयुक्त पद यानी शब्द की स्थिति बताना, यानी व्याकरण के अनुसार वह विकारी शब्द है अथवा अविकारी शब्द है। यदि विकारी शब्द है तो उसके भेद तथा लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि बताना चाहिए। यदि वह अविकारी शब्द है तो किस प्रकार का अव्यय है और उसका वाक्य में अन्य शब्दों से क्या संबंध है, ये इन सब बातों की जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। तो आप इस बात को ठीक से समझ गए होंगे कि कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। ठीक है, अब पद जैसे राम है, राम संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब इसका वचन जाने, वचन क्या है? एक वचन है। इसका लिंग जाने तो ये पुरुष है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो कर्ता कारक हो गया। ठीक है, इस तरह से इसका परिचय, शब्दों का परिचय देना, पद का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय के लिए आवश्यक संकेत एक तालिका बनाई गई है। इसके माध्यम से हम पद परिचय को समझेंगे कि जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, इनका हम किस किस प्रकार से
विस्तार कर सकते हैं, इनको हम किस किस रूप में बता सकते हैं, वो एक तालिका के रूप में है। जैसे संज्ञा है, तो जैसे राम संज्ञा है तो हमें संज्ञा का भेद बताना है। जातिवाचक है, पुरुषवाचक है, कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, जो भी संज्ञा है उसका नाम बताना है। हमें लिंग बताना है, लिंग स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, वचन बताना है, कारक बताना है, क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। अब संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कोई शब्द आ गया तो उस सर्वनाम का हमें भेद लिखना है, फिर पुरुष लिखना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है, क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। फिर ऐसे ही विशेषण आएगा, विशेषण का भेद बताना है, लिंग, वचन, विशेष्य का निर्देश आदि। क्रिया में क्रिया का भेद बताना, अकर्मक है, सकर्मक है, लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य, प्रयोग, कर्ता और कर्म का संकेत, ये हमें बताना है। फिर क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण का भेद बताना है, जिस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है उसका निर्देश। उसके बाद में छठा है समुच्चय बोधक। फिर है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में एक तो ये संबंध बोधक है, इसका भेद बताना है, जिससे संबंध दर्शा रहा है उसका निर्देश देना है। समुच्चय बोधक में भी भेद, संयोजक, विकल्प, किन दो पदों या वाक्यों को मिला रहा है उसका निर्देश लिखना है। विस्मयादि बोधक किस भाव, विस्मय है, हर्ष है, शोक है, घृणा है, भय है, क्रोध है आदि किस भाव को प्रकट कर रहा है उसका निर्देश हमें लिखना है। अब ये जो संज्ञा, सर्वनाम वगैरह हैं, ये जो हमने पिछली तालिका में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इनकी बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। अब हम कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं, संज्ञा है, संज्ञा के भेद हमें मालूम होना चाहिए। अगर संज्ञा के भेद हमें नहीं मालूम है तो हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। और आशा की जाती है कि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके प्रकारों के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होगा। व्याकरण एक ऐसी चीज़ है कि वो एक दिन में नहीं आती, इसका सतत अभ्यास होना जरूरी है। अब तो देखिए, संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये संज्ञा के भेद है। सर्वनाम के क्या भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। फिर ऐसे ही विशेषण के गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक विशेषण। क्रिया के भेद है, सकर्मक भी होती है, अकर्मक होती है, प्रेरणार्थक होती है, संयुक्त, सहायक, मुख्य, ये होती है। क्रिया विशेषण रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। ऐसे ही समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। फिर विस्मयादि बोधक में विस्मय है, शोक है, हर्ष है, तिरस्कार है, संवेदना है, भय है, चेतावनी है, क्रोध है। तो इस तरह से इनके सबके भेद हमें मालूम होना चाहिए। इनके भेद मालूम होने पर, इनके प्रकार मालूम होने पर ही हम अच्छी तरीके से पद परिचय को पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि पद परिचय एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर टॉपिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसकी जानकारी हमें होना अति आवश्यक। पद परिचय देते समय अगर हमें पता नहीं होगा कि ये संज्ञा व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है, तो हम उसका सही रूप नहीं लिख पाएंगे। जैसे राम है तो राम व्यक्तिवाचक है, तो यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी पड़ेगी, नहीं कि संज्ञा से काम नहीं चलेगा। फिर सर्वनाम है तो हमें पुरुषवाचक लिखना पड़ेगा, निश्चयवाचक लिखना पड़ेगा, अनिश्चयवाचक लिखना पड़ेगा, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। इनमें से कोई एक प्रकार होगा, वो प्रकार हमें लिखना पड़ेगा। ऐसे ही विशेषण है तो विशेषण राम अच्छा लड़का है, अच्छा तो हमें पता है कि विशेषण है, लेकिन ये विशेषण कौन सा है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक है, सार्वनामिक विशेषण कौन सा है। अब ऐसे ही इसमें क्रिया है, ये क्रिया अकर्मक और सकर्मक में बहुत ज़्यादा वो पड़ेगा, इसमें बहुत इनको पहचानने में कठिनाई आएगी। तो सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं का भी हमें पता होना चाहिए कि सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया क्या है, सहायक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है। ये तब आएंगे जब हम इनको गहनता से पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, इनका घर पर अभ्यास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक हैं, ये एक दिन में आने वाले नहीं हैं। इनका या तो हमने पहले पढ़ा या इनका हम बार बार अभ्यास करेंगे तभी ये चीज़ें आएंगी। फिर क्रिया विशेषण है,
रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक। तो ये क्रिया विशेषण हो गए। तो इस तरह से हमें इनका विभाजन करना और इनके प्रकारों को हमें याद करना और इनको पढ़ना है, तभी हम पद परिचय को पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए पद परिचय में इतना ही, और अगले वीडियो में हम पद परिचय की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।